नाटक के विकास की दृष्टि से इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन पीरियड सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और यदि इसमें थोड़ा सा और सुधार करें तो एलिजाबेथन जैकोबियन पीरियड नाटकों के सृजन के लिए इंग्लिश का सबसे अच्छा काल था, सबसे अच्छा समय था एलिजाबेथन जैकोबियन पीरियड में, क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड में यूनिवर्सिटी विट्स थे, शेक्सपियर थे, इसी समय बेन जॉनसन थे। जैकोबियन कैरोलाइन पीरियड में डेकर थे। तो बहुत सारे लोग थे, एक बहुत बड़ी एक श्रृंखला थी नाटककारों की, और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक दिए। रिनेसा यूरोप में सबसे पहले इटली में आया था, और सबसे बाद में रिनेसा या जो पुनर्जागरण था ये ब्रिटेन में आता है। एलिजाबेथन जैकोबियन समय अवधि को रिनेसा का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यह रिनेसा के सबसे ज़्यादा विकास का समय, सबसे अधिक विकास का समय एलिजाबेथन जैकोबियन काल कहा जाता है। एलिजाबेथन समय में सुख, संपन्नता एवं राष्ट्रभक्ति प्रचुरता में थी, यानी जनता संपन्न थी, शांति थी, धार्मिक सौहार्द था। और 1588 में स्पेनिश नौसेना से ब्रिटेन की नौसेना ने विजय प्राप्त की थी, यानी ब्रिटेन की जो नौसेना थी, जो ब्रिटेन के जहाज़ थे, उन्होंने स्पेनिश आर्माडा को 1588 में हराया था। तो इससे ब्रिटेन में राष्ट्र भक्ति की, पैट्रियोटिज्म की भावना में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। कैरोलाइन पीरियड यानी चार्ल्स प्रथम के आते आते, यानी 1625 के बाद संसद और राजा के मध्य टकराव प्रारंभ हो जाता है, यानी पार्लियामेंट और ब्रिटेन के क्राउन के बीच में टकराव प्रारंभ हो जाता है। और अंततः 1649 में चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया जाता है। जो प्यूरिटन्स लोग थे, और प्यूरिटन्स जो होते हैं वे प्रोटेस्टेंट के थोड़े अधिक धर्मनिष्ठ लोग थे, इनको शुद्धतावादी कहा जाता है। तो मिल्टन प्यूरिटन्स थे। तो प्यूरिटन लोग पार्लियामेंट या संसद के समर्थक थे, और राजा के समर्थक कैवेलियर्स थे। तो चार्ल्स प्रथम 1649 में मारा जाता है। 1649 में चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड मिलता है। उसका लड़का चार्ल्स द्वितीय फ्रांस भाग जाता है, और ब्रिटेन में प्यूरिटन क्रॉमवेल का शासन प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि शासन पार्लियामेंट करती है, लेकिन वो क्रॉमवेल के द्वारा शासन किया जाता है।
1658 में क्रॉमवेल का निधन होता है और 1660 में चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से ब्रिटेन बुलाया जाता है और उससे फिर राजा बनाया जाता है। यानी चार्ल्स सेकंड को जो राजगद्दी है वो पुनः दी जाती है। तो जैसे कि उसे राजगद्दी रिस्टोर होती है, पुनः मिलती है, तो इसे रिस्टोरेशन पीरियड का प्रारंभ कहते हैं। 1642 में जब चार्ल्स प्रथम का शासन चल रहा था, लेकिन एक सिविल वार सा चल रहा था पार्लियामेंट और क्राउन के बीच में, संसद और राजा के बीच में एक झगड़ा चल रहा था। तो उसी समय प्यूरिटन लोगों के दबाव में 1642 यानी 1642 में थिएटर्स बंद कर दिए जाते हैं। अब जब थिएटर बंद हो जाते हैं तो नए नाटकों का सृजन भी कम हो जाता है और जो इन नाटकों का स्वर्ण युग था उसमें पतन होता है। यानी अब नाटक कम लिखे जा रहे होते हैं। 1649 में चार्ल्स द्वितीय फ्रांस चला जाता है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा विकास पालन पोषण फ्रांस में होता है। और जब वह 1660 में पुनः वापस लौटता है तो फ्रांस की संस्कृति से वो ओतप्रोत होता है, फ्रांस की संस्कृति के रंग में वो रंगा हुआ होता है। रिस्टोरेशन यानी 1660 के प्रारंभ होते ही सारे थिएटर खोल दिए जाते हैं और अब नाटकों के सृजन का नया युग प्रारंभ होता है। अब इस समय जो नाटक लिखे जाते हैं वे फ्रांस के ढंग के होते हैं। एक तथ्य और है, जो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे वे अभी प्यूरिटन विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वे नाटकों को अब भी बुरा मानते थे। तो जो उच्च मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है उसकी ही नाटक देखने में या नाटकों को, जो नाटक थिएटर्स थे उनको संरक्षण देने में रुचि थी। तो जो नाटक लिखे गए उनकी जो थीम थी वो उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के भावनाओं से, विचारों से प्रेरित थी। यानी कि इन नाटकों में जो उच्च वर्ग के या धनी लोग थे या समृद्ध लोग थे, उनके घर में स्त्रियों पुरुषों के जो संबंध होते थे, जो उनके प्रेम प्रसंग होते थे, जो षड्यंत्र होते थे, उन पर आधारित ये नाटक थे। तो इनमें जो समृद्ध वर्ग या अरिस्टोक्रेट यानी जो उच्च वर्ग या जो कुलीन वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण विलासितापूर्ण जीवन के दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन नाटकों में इनके तौर तरीकों को, इनके घर में जो षड्यंत्र होते थे, प्रेम प्रसंगों के मध्य, इन सारी विषय वस्तु को लेकर के ये कॉमेडीज लिखी गई हैं। तो इनको रिस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं। इसे थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज a style of
dramatic comedy that reflects the life ideals and manners of upper class society। यानी जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं ये रिस्टोरेशन कॉमेडी की वह विधा या स्टाइल हैं जिनमें जो अपर क्लास सोसाइटी है, जो उच्च वर्ग का जो समाज है, उसके आदर्श आइडियल्स, उनकी ज़िंदगी और उनके तौर तरीक़ों मैनर्स को दिखाया जाता है। इट डिपिक्ट्स द रिलेशंस एंड इंट्रिग्स ऑफ मेन एंड वीमेन बिलोंगिंग टू द पोलिश्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं इनमें जो पोलिश्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, यानी जो पैसे वाला जो समाज था, उनके घर में आदमियों और औरतों के मध्य के संबंधों को और जो षड्यंत्र होते थे, इंट्रिग्स थे, उनको दिखाया जाता था। इट शोज अ फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले ऑफ विट्टी ब्लंट सेक्सुअल डायलॉग। इसमें भड़कीले प्रदर्शन दिखाए जाते थे, यानी कि जो सेक्सुअल डायलॉग्स इसमें होते थे और इनमें विट होती थी और ये फ्लैम्बॉयंट यानी भड़कीले होते थे। तो जो रिस्टोरेशन कॉमेडी है, और इसे बोलेंगे रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो एक ढंग होता है, और चूँकि ये रिस्टोरेशन पीरियड में था तो ये रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहलाएगा। तो इसे थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। It shows boudoir intrigues, sensual innuendos and rakish behavior। तो BOUDOIR जो boudoir है, इसका मतलब होता है द स्पेशल रूम ऑफ वीमेन, यानी स्त्रियों का जो अपना कमरा होता है या उनका अपना जो शयन कक्ष होता है, तो उसको बोलते हैं BOUDOIR। तो जो उनके यानी जो महिलाओं के या स्त्रियों के जो कमरे होते थे, तो उनकी जो बातचीत होती थी, उनके जो षड्यंत्र होते थे, वे इसमें दिखाए जाते थे। इंट्रिग्स, सेंसुअल इनडोज, और इनमें जो एक सेंसुअल ढंग होता था वो इसमें दिखाया जाता था। इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से प्रभावित था। द फ्लिपेंट्स लाइफस्टाइल ऑफ चार्ल्स सेकंड and his court influenced this style of comedy। The flippant style of Charles II and his court influenced this style of comedy। तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, ये चार्ल्स सेकंड का जो खिलंदड़ा जीवन जीने का तरीका था, या उसके जो एक कम गंभीर जो जीने का एक तरीका था, उससे प्रभावित था। सो ऑफ सेक्सुअल लाइसेंटियसनेस, इसमें जो सेक्सुअल लाइसेंटियसनेस है ये भी दिखाई जाती थी। उदाहरण वाइल्ड गैलेंट 1663 ड्राइडन, द कॉमिकल रिवेंज 1664 एथरेज, द कंट्री वाइफ विचर्ली। तो वाइल्ड गैलेंट ड्राइडन
द कॉमिकल रिवेंज एथरेज, द कंट्री वाइफ विचर्ली। द वे ऑफ द वर्ड 1700 कॉन्ग्रीव। द वे ऑफ द वर्ड इज कंसिडर्ड द बेस्ट कॉमेडी। तो द वे ऑफ द वर्ड है प्रोज कॉमेडी है और इसको बेस्ट कॉमेडी माना जाता है। ये कॉन्ग्रीव का है 1700। नोट, ड्यू टू इट्स सेक्सुअल फ्रैंकनेस एंड ओपननेस, रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स has also been criticized for being immoral. Jeremy Collier, for instance, attacked major restoration playwrights such as Dryden, Congreve, Wycherley for spreading debauchery and profanity on stage. In his anti-theater pamphlet, A Short View of Immorality and Profaneness of the English Stage, तो जेरेमी कोलियर ने एक पैम्फलेट निकाला था, उसका नाम था ए शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरैलिटी, अ शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरैलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। और इसमें उन्होंने जो रिस्टोरेशन कॉमेडीज हैं, रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, और इनमें ड्राइडन, कॉन्ग्रीव, विचर्ली, इन सबको क्रिटिसाइज किया था। तो एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि जेरेमी कोलियर के पम्फलेट का क्या नाम है, तो ए शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरैलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। थैंक यू।